नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम मीटिंग होनी है। मौजूदा लोकसभा को भंग करने के संबंध में यहां सिफारिश की जा सकती है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और मौजूदा लोकसभा को भंग करने की सिफारिश यहां पर की जा सकती है, ताकि अगली लोकसभा के गठन के संबंध में जो औपचारिकताएं हैं उन्हें शुरू किया जा सके। और पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आज सुबह 11 बजे हो सकती है। इस बैठक के संबंध में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और आज इस बैठक में सिफारिश होगी लोकसभा को भंग करने की, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है और मौजूदा लोकसभा को भंग किए जाने के संबंध में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और नई सरकार के गठन को लेकर एनडीए के घटक दलों ने आज बैठक बुलाई है और लोकसभा चुनाव परिणाम पर एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिला है। और बहुमत मिलने को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर मंगलवार शाम को जश्न मनाया गया। अब नई सरकार के गठन को लेकर नई दिल्ली में चर्चा होगी और एनडीए ने आज शाम 4 बजे एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी और एनडीए के सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं की यदि बात करें तो टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार समेत चिराग पासवान और कई अन्य जो घटक दल बीजेपी के साथ हैं, वो इस एनडीए की मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि ये शाम 4 बजे पीएम मोदी के आवास पर बैठक होने वाली है। और इसके अलावा आज एनडीए घटक दलों की बैठक में ये तय होगा कि सरकार बनाने के लिए किसकी क्या भूमिका रहने वाली है। और आपको बता दें कि एनडीए घटक दलों की बैठक में सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी के आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक के संबंध में डिटेल्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस बैठक में इस तरह से शिवसेना, एनसीपी समेत, क्योंकि दो गुट अब शिवसेना और एनसीपी के भी बन गए हैं, तो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी की नेता इसमें शामिल होंगे। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू सरीखे नेता इस बैठक में शामिल होंगे और देखना होगा कि क्या सहमति यहां पर बनती है। और आज इंडिया गठबंधन के भी सभी दलों की बैठक होनी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनादेश को स्वीकार किया और इंडिया गठबंधन ने आज अपने सभी घटक दलों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे यह बैठक होनी है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि इस बैठक में आईएनडीआईए गठबंधन के सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे और टीएमसी का भी यहां पर उपस्थित होना बताया जा रहा है, जिसमें कि ममता बनर्जी तो नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी जरूर टीएमसी का प्रतिनिधित्व यहां पर करने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की जो ये बैठक है शाम 6 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर होनी है। और इस बैठक में सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे और चर्चा होगी कि सरकार बनाने के लिए अग्रसर होना है या विपक्ष में बैठकर सरकार को घेरना है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का फॉर्मूला तय कर लिया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, जबकि राहुल गांधी वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय का ऑफर दिया जा सकता है सरकार गठन की सूरत में, जबकि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है। इंडिया यानी आईएनडीआईए के सभी घटक दलों को दिल्ली बुलाया गया है और आज बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। हालांकि नए सहयोगियों के साथ संपर्क करने की भी बात कांग्रेस के द्वारा कही गई है। अब नए में कौन होंगे ये देखना है। देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया
जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए सर, आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के गरीब की जीत है, संविधान बचाने की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर एनडीए और इंडिया अलायंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हक दिलाने के लिए आगे आ पाएंगे? वही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। देश ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया है और बीजेपी को 240 तो एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ मिलाकर 292 का आंकड़ा दिया है, जो बहुमत से 20 ज़्यादा है। तो ऐसे में जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो एनडीए के पास हैं, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए यहाँ सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर यदि देखें तो कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व में जो INDIA गठबंधन काम कर रहा है 234 सीटों के साथ, अभी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन सरकार बनाने का दावा यहां से भी पेश किया जा सकता है। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। और छत्तीसगढ़ में मिशन 11 फतेह करने निकली बीजेपी ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। पार्टी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव से एक कदम और आगे बढ़कर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी प्रदेश में क्लीन स्वीप से जरूर चूक गई, वहीं पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब 1 पर सिमट कर रह गई है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछली बार प्रदेश में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 1 सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक कवासी लखमा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के वीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटकनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटकनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटकनी दी, जबकि
कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले एक ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के 2 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां INDIA गठबंधन ने बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ दिया। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बीजेपी यूपी में बुरी तरह से पिछड़ रही है। और चूंकि इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को बेहतर किया। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कुछ कमतर रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे अभी तनु, जो स्थिति दिखाई दे रही है वो पिछली बार के चुनाव से कुछ बेहतर है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन कांग्रेस को यहां मंथन करना होगा। तो बीजेपी के लिए अभी क्या चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि क्लीन स्वीप का वो नारा दे रहे थे और एग्जिट पोल के भी नजदीक ये इस बार का परिणाम रहा है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 सीट पर जीत हासिल की है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो 2019 में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई थी, जिसमें से अब 1 सीट बस्तर लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के हाथ से फिसल गई है और यहाँ पर विधायक कवासी लखमा को जो है हार मिली है। इसके साथ ही हम राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में भी एक्स CM भूपेश बघेल जो है 44,000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। वहीं कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस के हाथ में गई है, जहां से सांसद ज्योत्सना महंत ने एक बार फिर जो है वो जीत दर्ज की है और उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को भारी मतों से जो है हराया है। इसके साथ ही कम मार्जिन में कांकेर लोकसभा सीट में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं सबसे बेहद ही दिलचस्प मुकाबला जो है रायपुर लोकसभा सीट में माना जा रहा था और सबसे बड़ी जीत बीजेपी को रायपुर लोकसभा सीट में ही मिली है, जहां से बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के कैंडिडेट को 5 लाख से अधिक वोटों से हराया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि रायपुर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और 1996 से रायपुर लोकसभा सीट में बीजेपी ही जो है वो जीत दर्ज करते आ रही है, जिसके बाद इस बार बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा था और उन्होंने प्रदेश में रिकॉर्ड मतों से जो है वो जीत दर्ज की। इसके साथ ही बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर लोकसभा सीट को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां पिछले 40 साल से बीजेपी ही जो है वो काबिज है। तमाम कोशिशों के बाद भी वहां पर कांग्रेस ने जो है सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो जिस तरह से एक बेहतर प्रदर्शन भाजपा का विधानसभा चुनाव में रहा है, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटों पर जीत का जो है वो दावा किया था, लेकिन 11 सीट तो नहीं 10 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 1 सीट की बढ़त को लेकर बीजेपी में देखा जा रहा है कि खुशी की लहर तो है, लेकिन क्लीन स्वीप ना हो पाने का मलाल भी बीजेपी को है। जी स्वाभाविक है। और ये जो क्लीन स्वीप यहां नहीं हुआ इसके बारे में भी बीजेपी के द्वारा मंथन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ा मंथन करना होगा, प्रदेश में काम करना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद बैक टू बैक दूसरा आघात यहां पर लोकसभा चुनाव में लगा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां INDIA गठबंधन ने NDA और बीजेपी को बुरी तरह से पछाड़ा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। भले NDA गठबंधन ने अपनी सरकार बचा ली हो, लेकिन इतना तो मानना है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल करके दिखा दिया है। 80 सीटों वाले यूपी में इंडिया गठबंधन को मिली प्रचंड जीत ने जहां राहुल और अखिलेश की धाक जमा दी है,
तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और यूपी में योगी सरकार के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का डंके की चोट पर कहना है कि यूपी ने देश में बदलाव का संकेत साफ दे दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही। यूपी में जबरदस्त प्रचार और तैयारियों के बाद भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से हार गए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे मोटे तौर पर 7 वजहें मानी जा रही हैं। 7 वजहों से पलटा यूपी का गेम। नंबर 1, यूपी में कांग्रेस एसपी को गठबंधन का फायदा मिला। नंबर 2, दोनों दलों का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ। नंबर 3, बीएसपी का कोर वोट भी इंडिया को मिला। नंबर 4, राहुल अखिलेश की संयुक्त रैलियों का असर हुआ। नंबर 5, साइलेंट वोटरों को समझने में बीजेपी से चूक हुई। नंबर 6, अल्पसंख्यक वोट बैंक निर्णायक साबित हुआ। नंबर 7, चुनाव में कांग्रेस एसपी का तालमेल नजर आया। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है। वर्षीय उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया है कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था। यूपी में एसपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को 17 सीटें दी थी और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत को अखिलेश यादव के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में हिट हुई राहुल अखिलेश की जोड़ी। अखिलेश की इस जीत में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे का भी असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान बदलने को मुद्दा बनाया, उसका असर नीचे तक जाता दिख रहा है। बीएसपी के वोटर्स भी इंडिया अलायंस के साथ जाते दिखे। मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी में राम मंदिर का फायदा भी बीजेपी को मिलता नहीं दिख रहा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा होगा। लेकिन फैजाबाद से लेकर अमेठी तक यूपी के बड़े चेहरे एसपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के सामने ढेर हो गए। जरा देखिए बीजेपी के कौन कौन से धाकड़ चेहरे यूपी में चुनाव हार चुके हैं। यूपी में बीजेपी के 4 केंद्रीय मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार चुकी हैं।
खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हार चुके हैं। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मोहन लालगंज से हारे हैं, जबकि फैजाबाद से सांसद लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने हरा दिया है। और अब बढ़ते